हम लोग 2018 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में से इतिहास से संबंधित कौन से प्रश्न आए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न आया हुआ है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? और वहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। उन 4 विकल्पों में गवर्नर जनरलों के नाम हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह प्रश्न आयोग द्वारा विलोपित किया गया। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय बना। तो ये चारों विकल्प गलत होने के कारण प्रश्न विलोपित कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा में रुचि ली थी और लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम बना था, इसलिए लॉर्ड कर्जन का नाम भी इस विकल्प में दिया गया था। लेकिन निश्चित रूप से सही जवाब चारों विकल्प में से कोई भी नहीं था, इसलिए प्रश्न को विलोपित किया गया। पर इस प्रश्न से हम बहुत कुछ विश्लेषण करके सीख सकते हैं। सबसे गंभीर बात हमें यही सीखनी है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो 1861 में बना, ये कैनिंग के समय की घटना है और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बने। उनका नाम हमें दिमाग में याद रखना है। पहले महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण के अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पुरातत्व सर्वेक्षण के अस्तित्व में आने से भी पहले भारतीय इतिहास को जानने की दिशा में 1784 में स्थापित संस्था एशियाटिक सोसाइटी महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। आप विलियम जोन्स का नाम भी दिमाग में मजबूती से रखें। विलियम जोन्स ने कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यहां पर एक जिक्र आ गया अनुवाद का, तो हमें यह समझना है कि अंग्रेजों के द्वारा किस ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो इसका उत्तर मनुस्मृति आता है। मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बात बिल्कुल स्पष्ट है। मनुस्मृति सामाजिक कानूनों की जानकारी देने वाली पुस्तक है और अंग्रेजों को इस तरह के सामाजिक कानूनों की जानकारी की आवश्यकता थी क्योंकि उन्हें देश का शासन व्यवस्था का संचालन करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद कराया। भारत की एक और विश्वविख्यात पुस्तक है भारतीय परंपरा की धरोहर भगवद गीता। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्किंस ने। तो जब भी भगवद गीता शब्द आएगा तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत की 2 दार्शनिक परंपरा है, एक सांख्य दर्शन और दूसरी योग दर्शन। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों को मिला दें तो गीता का दर्शन सामने आता है। गीता पर प्रभाव किस दर्शन का पड़ा? तो याद रखिएगा सांख्य और योग दर्शन का। और वहीं यह भी याद रखना है कि गीता 108 उपनिषदों का सार है। 108 उपनिषदों को मिलाएं तो भगवद गीता अस्तित्व में आएगी। गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में विल्किंस ने। तो इस तरह के कार्य अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे और पुरातत्व सर्वेक्षण के अस्तित्व में आने से इन कार्यों में और तेजी आई। पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक और महानिदेशक रहे जॉन मार्शल रहे, जिनके समय 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदाड़ो खोजा गया। 2 सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों के दोनों जॉन मार्शल के समय उत्खनन करके प्रकाश में लाए गए। हड़प्पा को राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनित किया और मोहनजोदाड़ो में उत्खनन करता था और राय बहादुर दयाराम साहनी भी
पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने। पहले भारतीय हम के रूप में हम दयाराम साहनी को याद रख सकते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में महानिदेशक के पद तक पहुंचे। तो इस तरह से एक प्रश्न से आप बहुत सी बातें बना सकते हैं। सभी बातों को याद कीजिए, क्रम से दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है यहीं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया? और 4 विकल्पों में से पहला है अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा हर्षवर्धन और चौथा विकल्प है पुष्यमित्र शुंग। तो यह प्रश्न भी आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आंसर स्पष्ट है, डी आंसर आएगा, पुष्यमित्र शुंग। और 3 राजाओं की उपलब्धियां बौद्ध धर्म के क्षेत्र में आपको पता ही है। अशोक ने तो बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रचार किया। अशोक ने कलिंग युद्ध की समाप्ति के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध के नरसंहार से दुखी होने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अन्य कई धर्म प्रचारकों को विश्व की कई जगहों पर अशोक के द्वारा भेजा गया। अशोक के काल में ही पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। तो सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कनिष्क के योगदान से भी सभी परिचित हैं। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध सभा हुई। कई बौद्ध विद्वान कनिष्क के समकालीन थे, तो कनिष्क का भी बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान रहा। कनिष्क से जुड़ी और भी बहुत सी बातें आपको जाननी चाहिए। गंधार कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली, इस संदर्भ में आप कनिष्क का नाम इतिहास में पढ़ते हैं। रेशम मार्ग पर कुषाणों ने नियंत्रण किया। चीन में बनने वाला रेशम का कपड़ा चीनांशुक कहलाता था। वो रोम में जाकर बनता था चीन में, और वो जा करके बिकता था रोम में, लेकिन चीन से रोम पहुंचने का मार्ग भारत से होकर गुजरता था, और उस मार्ग पर कुषाणों ने अपना नियंत्रण करके रखा, रेशम मार्ग पर। और रोम का सोना भारत आने लगा, क्योंकि सोने के बदले रेशम का कपड़ा खरीदा जाता था। इस बात को लेकर प्लिनी अपने देशवासियों के अपव्यय पर क्रंदन करता है, अपने देशवासियों की आलोचना करता है। तो ये सब कुषाण काल की घटनाएं हैं जो कनिष्क का नाम लेते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए। तीसरे शासक का नाम आया हुआ है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में महती योगदान दिया। हर्षवर्धन के समय ही वेनसांग भारत आया, और वेनसांग कहते ही आपको हर्ष के द्वारा आयोजित कन्नौज की धर्म सभा का याद आना चाहिए। वेनसांग कहते ही आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्मृति याद आ जानी चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था कुमारगुप्त ने, गुप्तवंशी शासक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को सैकड़ों गांव की आय दान में दी थी हर्षवर्धन ने। वेनसांग ने उसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, और उस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो जब बातें जुड़नी शुरू होती है तो आप इतिहास की या सामान्य अध्ययन के किसी भी क्षेत्र की जितनी बातें पढ़े रहते हैं, विकल्प देखते ही वो सारी बातें आपकी स्मृतियों में आनी चाहिए। चौथा विकल्प है पुष्यमित्र शुंग का, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल माना गया। बौद्ध ग्रंथ ये आरोप लगाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया, लेकिन जब हम इतिहास के अन्य स्रोतों से प्रामाणिकता को जानने का प्रयास करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने तो सांची के स्तूप का संवर्धन किया था। उस स्तूप का संवर्धन किया था जिसे अशोक ने बनवाया था। वह बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु था, लेकिन बावजूद इसके उसने बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। इसलिए इन 4 विकल्पों में अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के रहते हुए पुष्यमित्र शुंग कभी भी उत्तर के रूप में नहीं चुना जाएगा। हाँ,
ये 4 नाम आपके दिमाग में जरूर रहने चाहिए। चारों व्यक्ति इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। इनके बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें और अपने अध्ययन को एक सार्थक दिशा दें। धन्यवाद।